जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसके अंदर जो है वो हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। हमने थर्मल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया। तो हमने देखा कि मैटर की स्टेट्स जो हैं वो किस तरह चेंज होती हैं। हमने मैटर की स्टेट्स को डिस्कस किया, उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो लास्ट में जो हमारा टॉपिक रहा है वो रहा है हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा था, और उसके साथ हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कि किस तरह जो है वो वाटर की जो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी है वो लार्ज है। ठीक है, तो वो किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। तो आज जो है वो हम हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे, जो उसी से मिलती एक टर्म है, और इसके साथ चेंज ऑफ स्टेट को लेके चलेंगे। So let's start. Heat capacity of a body is the quantity of thermal energy absorbed by it for 1 Kelvin increase in its temperature. यानी हीट कैपेसिटी किसी भी बॉडी की असल में वो क्वांटिटी है थर्मल एनर्जी की, जो कि बॉडी अब्जॉर्ब कर रही है। किस लिए? ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ सके। स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के अंदर बेसिक डिफरेंस हमारे पास यही है कि स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी जो है वो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है जो हम हीट देते हैं बॉडी को। खुद खुद जब हमने बॉडी को हीट देनी है, और साथ में हम थर्मामीटर से मेजर करते हैं कि जब इस बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ कर जाए, वो उसकी स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी होगी। लेकिन हीट कैपेसिटी के अंदर क्या चीज़ है कि ये थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब होती है बॉडी से। ठीक है, यानी बॉडी जो है ये स्पॉन्टेनियसली थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब करती है, और फिर इस अब्जॉर्बेंस के बाद 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने को हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखें, हीट कैपेसिटी जो है ये मास ऑफ अ बॉडी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मल्टीप्लिकेशन है, इनका प्रोडक्ट है। कैसे हमें पता चलेगा? हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg वाटर, अब हमने मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करना है, तो इसके अंदर वाटर का मास हमारे पास 5 kg है, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट है हमारे पास 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो ये हमारे पास आ जाएगी 21,000 जाउल पर केल्विन। अब देखें आप, इसके यूनिट्स भी डिफरेंट हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक रहेगी, ठीक है, यानी वो ख़ास रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वाटर की एक टाइम हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेक की तो 4200 है, और सेकंड टाइम चेक की तो वो 55,000 हो गया। ऐसे नहीं होगा। जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज़ हैं वो वेरी नहीं करती, लेकिन जो हीट कैपेसिटी है ये वेरी करती है विद द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास। अब जैसे 5 kg है वाटर, तो 5 kg की 21,000 है, लेकिन अगर हम 10 kg वाटर ले लें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन हीट कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज हीट कैपेसिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास विद द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास 4200 रहेगी, और 10 kg मास के अंदर ये हमारे पास 42,000 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 21,000 है, ये 42,000 हो जाएगी हमारे पास हीट कैपेसिटी। तो इस तरह हीट कैपेसिटी वेरी करेगी बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट वन केमिकल डेरिवेशन है हमारे पास। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज थ्रू डेल्टा टी ऑन एडिंग डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट देन इट्स हीट कैपेसिटी। अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाते हैं और ऐड करते हैं अमाउंट डेल्टा क्यू, मैंने आपको बताया था कि हीट और टेम्परेचर दो अलग चीज़ें हैं। जब भी हम किसी बॉडी को हीट देंगे, यानी बर्नर से या एक्सटर्नल सोर्स से जब हम उसको हीटअप करेंगे, तो वो क्वांटिटी और होगी। उस क्वांटिटी ऑफ हीट देने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर फिर चेंज होगा। तो हमारे पास हीट कैपेसिटी इसके अंदर डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी आ जाएगी। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है डेल्टा क्यू की। हमने लास्ट टाइम पढ़ा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर कि डेल्टा टी क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा टी से क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास एम सी आ जाएगी, दैट इज़ और हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होगा कि मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी को जो है ये हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम को जो है ये हम मास से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी,
जो कि हमारे पास डेल्टा क्यू की वैल्यू मौजूद है एम सी डेल्टा टी से क्रॉस हो जाएगा। और जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा दैट हीट कैपेसिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, यानी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, बेसिक 3 स्टेट्स ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इसके साथ हमने एक 4th स्टेट पढ़ी थी, प्लाज्मा। तो यहाँ पर जो है वो हम बेसिक स्टेट्स को डिस्कस करेंगे। मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर को हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर सच अ चेंज टू अकर थर्मल एनर्जी इज़ एडिड टू और रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस। इस प्रोसीजर के लिए हमें थर्मल एनर्जी या तो सब्सटेंस के अंदर ऐड करनी पड़ेगी या रिमूव करनी पड़ेगी, तो फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। चेंजेस ऑफ स्टेट और फिज़िकल चेंजेस इन मैटर। मैटर के अंदर जो है ये चेंजेस ऑफ स्टेट जो हैं ये फिज़िकली होती हैं, यानी इनकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर कोई फ़र्क नहीं आता। कॉमन चेंजेस ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग मेल्टिंग, फ्रीजिंग, सब्लिमेशन, डेपोजिशन, कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन। तो हमारे पास जो कॉमन चेंजेस होती हैं स्टेट की, वो इन्हीं स्टेट्स में से कोई ना कोई चेंज होती है। यानी कि अगर कोई सॉलिड है तो वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा तो मेल्टिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर वो लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा तो फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा। अगर वो लिक्विड से सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर, जैसा हमने सब्लिमेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो वो सब्लिमेशन के अंदर आएगा, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड के अंदर। डेपोजिशन के अंदर जो ये डिपॉजिट्स बन जाते होते हैं किसी भी लिक्विड के सॉलिड के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस, अगर गैस से वेपर्स फॉर्म से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होती है फॉर्म, तो कंडेंसेशन होती है। और वेपराइजेशन हम सबको पता है कि लिक्विड से वेपर्स के अंदर, यानी वेपराइजेशन और कंडेंसेशन एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। वेपर्स और मेल्टिंग और फ्रीजिंग एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास जिससे आपको सारा मेथड क्लियर हो जाएगा कि फ़र्स्ट वन हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यानी आप एक आइस क्यूब ले लें, ठीक है। तो जब इसके अंदर थर्मल एनर्जी टेक इन यानी एनर्जी ऐड होगी तो ये सॉलिड से मेल्ट होकर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज एनर्जी ऐड हो रही है तो कन्वर्जन हो जाएगी फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। अब जब इस लिक्विड स्टेट के अंदर फर्दर थर्मल एनर्जी फिर अब्जॉर्ब होगी तो इस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में हमारे पास वेपर्स बनेंगे, यानी ये लिक्विड से गैस फॉर्म के अंदर स्टेट कन्वर्ट हो गया। दोबारा से अगर हम देखते हैं इस गैस फॉर्म के अंदर, इस वेपर्स फॉर्म के अंदर अगर हम थर्मल एनर्जी गिवन आउट, अगर यहाँ से थर्मल एनर्जी हम अब्जॉर्ब, यानी कि अब जो है पहले ये सब्सटेंस अब्जॉर्ब कर रहा था, अब ये सब्सटेंस एक्सपेल कर रहा है, यानी एनर्जी हम इससे ले रहे हैं, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया, गैस फॉर्म से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और जब फर्दर थर्मल एनर्जी गिवन आउट होगी सब्सटेंस से, तो लिक्विड से ये सॉलिड के अंदर जो फ्रीजिंग का प्रोसेस है हमारा। तो इस तरह ये साइकिल चलता है। कैसे? बाय द एडिंग अप और रिमूविंग ऑफ द थर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर। तो इस तरह हम थर्मल एनर्जी ऐड करके इसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, फिर थर्मल एनर्जी को रिमूव करके इसकी स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो आज तक का हमारा टॉपिक यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।